नमस्कार। राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर भुवन तिवारी आज आपके सामने भारतीय संविधान की अनुसूचियां विषय पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर से प्रस्तुत हूं। दोस्तों, हम जानते हैं कि संविधान में वर्णित हर भाग बहुत महत्वपूर्ण है, पर आज हम संविधान में वर्णित 12 अनुसूचियों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तब संविधान में कुल 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं, ये विशेष जानकारी है। और हम ये जानते हैं कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसको जो है पूरे देश में लागू कर दिया गया। वर्तमान में संविधान में 448 अनुच्छेद हैं, वो 25 भाग हैं तथा 5 अनुसंलग्नक हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा क्रमशः 73वें व 74वें संविधान संशोधन से 11वीं व 12वीं अनुसूचियों को संविधान में जोड़ा गया। इससे पूर्व आप ये जान लीजिए कि जो 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी, वो 73वें और 74वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई। और कब जोड़ी गई? 1992 में, संविधान संशोधन अधिनियम 1992। वर्तमान में संविधान में अब जो है अनुसूचियां हैं, उनकी संख्या हो गई है 12। चलिए चर्चा करते हैं कि पहली अनुसूची क्या कहती है। पहली अनुसूची यानी प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्यों के 29 राज्य व 7 संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। अब यहाँ पर एक विशेष बात जानने की यह है कि जो प्रथम अनुसूची है, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि राज्यों के, भारतीय संघ के जो राज्य हैं उसके 29 राज्य, घटक राज्य 29 हैं और 7 संघ शासित प्रदेश हैं। लेकिन हमने, देखिए आपके वीडियो में एक चीज़ आ रहा होगा कि हमने इसको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को हाईलाइट करके आपके बीच में रखा है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए, आपकी प्रतियोगिता में जो आप प्रतिभाग करेंगे उनकी परीक्षाओं के लिए। तो ये है कि जो महत्वपूर्ण विषय है, जो महत्वपूर्ण बात इसमें ये है प्रथम अनुसूची के अंतर्गत कि 62वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। 62वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। 2 जून 2014 आंध्र प्रदेश से पृथक तेलंगाना राज्य बनाया गया। इससे पहले राज्यों की संख्या 28 थी। वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या 29 है। 6 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य से धारा 370 हटाने के बाद भारतीय संघ के घटक राज्यों की संख्या पुनः 29 से घटकर 28 हो गई और केंद्र शासितों की संख्या 9 हो गई, जो पहले कितने थे? 7 थे। संवैधानिक आदेश संख्या 273 जारी करते हुए अनुच्छेद 370 को विलुप्त पाठ को क्या कर दिया गया? प्रतिस्थापित किया गया। तो अगर आपसे कोई जानकारी ले या आप समझें या पढ़ें, तो वर्तमान में हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संघ के घटक राज्यों की संख्या कितनी हो गई है? 28 हो गई है और केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या हो गई है 9। आगे बढ़ते हैं। जो दूसरी अनुसूची है, द्वितीय अनुसूची है, द्वितीय अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों यथा जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के लेखा परीक्षक व नियंत्रक आदि को जो वेतन भत्ते आदि और पेंशन आदि जो प्राप्त होती है, उसका उल्लेख किस में किया गया है?
द्वितीय अनुसूची में किया गया है। कभी कभी ये पूछ भी लिया जाता है कि जो भारतीय राज्य व्यवस्था के जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनमें उनको जो वेतन है, भत्ते हैं, पेंशन का उल्लेख है, वो किस अनुसूची में किया गया है, तो आपका उत्तर होगा द्वितीय अनुसूची में इनका उल्लेख किया गया है। जो तीसरी अनुसूची है, जो तृतीय अनुसूची है, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों यथा जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति व उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा शपथ ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। ये विशेष ध्यान देने की बात है कि आप इस बात को बिल्कुल भी इसमें कन्फ्यूज़न ना हो आपको कि द्वितीय अनुसूची में इन शीर्ष अधिकारियों के क्या किया गया है, वेतन, भत्ते और पेंशन की बात की गई है, बल्कि और जबकि तृतीय अनुसूची में क्या किया गया है, इनके द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। ये आपको स्पष्ट या क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, साफ होना चाहिए कि द्वितीय अनुसूची क्या कह रही है और तृतीय अनुसूची क्या कह रही है। चलिए, चौथी अनुसूची क्या बोलती है। चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की स्थिति को दर्शाया गया है। यानी जो चौथी अनुसूची है इसमें क्या किया गया है कि जो संघीय क्षेत्रों की और राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है संघीय क्षेत्रों का और राज्यों का जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है उसका विवरण दिया गया है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात है जो अक्सर पूछ भी ली जाती है, इसमें यह जानने की बात है कि इसका आशय यह है कि इस अनुसूची में यह स्पष्ट किया गया है कि किस राज्य या संघीय क्षेत्र से कितने सदस्य राज्यसभा के लिए चुने जा सकते हैं। क्या स्पष्ट किया गया है कि किस राज्य या संघीय क्षेत्र से कितने सदस्य राज्यसभा के लिए चुने जा सकते हैं। और आपको यह जानना बहुत आवश्यक है कि राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है और यह भंग नहीं हो सकता, और इसके जो सदस्य हैं वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं, यानी इनका प्रत्यक्ष चुनाव हम नहीं करते। पांचवी अनुसूची में जो उल्लेख है इसमें जो विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र हैं तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। छठी अनुसूची की तरफ बढ़ते हैं। छठी अनुसूची में जो हमारे राज्य के आसाम, जो हमारे देश के आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य हैं, उन राज्यों के जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। तो अक्सर ये देखा जाता है कि जो जनजातीय समुदाय है उनकी विशेष परिस्थितियां हैं, उनकी विशेष स्थितियां हैं, उनके लिए जो प्रशासन है, नियंत्रण है, वो किस तरीके का होगा, इसका उल्लेख हम छठी अनुसूची में पाते हैं। सातवीं अनुसूची कहती है कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य जो शक्तियों का बंटवारा है वो क्या होना चाहिए, इसका उल्लेख सातवीं अनुसूची स्पष्टतया कर देती है। इसके अंतर्गत 3 अनुसूचियों को उल्लेखित किया गया है और 3 अनुसूचियां आप जानते ही हैं, उसको हम नीचे चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें 3 अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है। सातवीं अनुसूची महत्वपूर्ण है, ये जान लीजिए। सातवीं अनुसूची में कहा गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा होगा, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है, किसको कौन सी शक्तियां दी जाएंगी, केंद्र कौन सी शक्तियां रखेगा, राज्य कौन सी शक्तियां रखेंगे, या केंद्र और राज्यों के बीच में कौन सी ऐसी शक्तियां होंगी जिनमें दोनों ही केंद्र का भी और राज्य का भी वर्चस्व होगा। ये सारी जो चर्चाएं हैं इसके भीतर ये सातवीं अनुसूची में इसमें उल्लेखित किया गया है, जिसके आधार पर हम ये देखते हैं केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का आवंटन है और यह आवंटन 3 अनुसूचियों में है। जैसे पहली अनुसूची किसे कहते हैं हम, संघ सूची। संघ सूची में आपसे कोई पूछे तो ये जानकारी का बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि वर्तमान में इसमें 100 विषय उल्लेखित हैं। और राज्य सूची, इसमें वर्तमान में 59 विषय रखे गए हैं
और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय रखे गए हैं। ये बात मैंने आपको बताया। संघ सूची में केवल केंद्र को शक्ति है कि वो जो है कानून बना सकता है, और राज्य सूची में क्या विषय रखे गए हैं जिसमें केवल राज्य सरकार या जो राज्य हैं वो ही कानून बना सकते हैं। लेकिन समवर्ती सूची एक ऐसी सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही ऐसे विषयों पर कानून बना सकते हैं जो दोनों विषयों के लिए महत्वपूर्ण, दोनों संघ और राज्यों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम 8वीं अनुसूची के बारे में जानते हैं। इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। यह भी महत्वपूर्ण है कि अगर आपसे कोई पूछे वर्तमान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, तो आप कहेंगे 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख जो है 8वीं अनुसूची में किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी और 1967 में सिंधी, 1992 में कोंकण, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी व बोडो को इस अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। नवीं अनुसूची में संविधान की जो नवीं अनुसूची है, इसमें ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा ये नवी अनुसूची जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। देखिए, आपसे अगर कोई जानकारी पूछे या परीक्षा में कहीं पूछा जाए कि नवी अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, तो आप स्पष्ट कह सकते हैं कि नवी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। और इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ये जानने की बात है, ये विशेष बात है कि इस विषय में, इस अनुसूची में जो सम्मिलित विषय हैं उनको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है ना। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं। ये भी आप ध्यान से इसको समझिए कि वर्तमान में इस अनुसूची में कितने अधिनियम हैं? 284 अधिनियम हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है जो अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में ही पूछ ली जाती है और आपको ये जानकारी में होना भी चाहिए कि अब तक ये मान्यता थी कि नवी अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, किंतु 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ के एक निर्णय के द्वारा यह स्थापित कर लिया गया कि नवी अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। यह विशेष महत्वपूर्ण बात है, इसको आप लोग ध्यान दें, इसको समझ लें और इसको अपने पास नोट करके रखें। 10वीं अनुसूची 10वीं अनुसूची में संविधान के 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इस अनुसूची को जोड़ा गया है और इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। क्योंकि यह अनुसूची तब लाई गई जब दल बदल की स्थितियां भारत में बहुत प्रबल थी। राजनीतिक दल, जो राजनीतिक व्यक्ति थे या राजनीतिक दलों का एक दूसरे दलों में परिवर्तन हो जा रहा था, वो दूसरे दलों में शामिल हो जा रहे थे। इसलिए इस दल बदल से संबंधित प्रावधानों को 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया ताकि दल बदल की स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके। 11वीं अनुसूची संविधान में वर्णित जो अनुसूचियां हैं उनमें 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। देखिए, 73वां और 74वां संविधान संशोधन बहुत विशेष है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको जानना आवश्यक है
कि 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हाईलाइट की गई हैं, आप उनको देख लीजिएगा। क्या है कि पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किया गया है, किसमें किया गया है, 11वीं अनुसूची में किया गया है। कितने विषय हैं, 29 विषय दिए गए हैं। और कहाँ से हुआ है, 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। और अंततोगत्वा अंत में क्या है, हमारी 12वीं अनुसूची है। 12वीं अनुसूची, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची में जो संविधान संशोधन हुए हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इनमें जो है पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन पर बहुत सारी चर्चाएं पूरे देश में होती रहती हैं। इन पर आपको जानकारी रखनी चाहिए। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया। देखिए, ध्यान देने की बात यह है, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। 18 विषय प्रदान किए गए हैं। तो आपके पास क्या है, 12वीं अनुसूची कैसे जोड़ी गई, 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। क्या विषय क्या इसमें है, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं क्या इसमें को वर्णित किया गया है, और उनको क्या है, और ये स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में कार्य करने के लिए कितने विषय दिए गए हैं, 18 विषय दिए गए हैं। तो ये टोटल हमने जो 12 अनुसूचियाँ संविधान में हैं, इनका ब्यौरेवार जिक्र किया। उम्मीद है कि आपको ये ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगले टॉपिक को लेके, नए टॉपिक लेके एक बार फिर आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।